Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is budget 2024. एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है बजट को आपके लिए। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक के अंदर जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर सीता निर्मला जी ने, जिनको प्यार से सब ताई कहते हैं, तो क्या बोला उन्होंने अपने बजट प्रपोजल के अंदर, बात करेंगे। और बहुत बार ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आ रही है। और शायद मन ही मन ताई भी याद कर रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब बजट प्रेजेंट होता था फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तो वो देश का बजट होता था, वो सरकार का बजट नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं लगा कि इस बार ना भारत सरकार का बजट आया है, देश का बजट नहीं आया है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों लगा, और देखते हैं कि इसके अंदर, इस बजट 2024 के अंदर आपके लिए क्या है। हाँ, आपके लिए जो आप लाइव हो मेरे साथ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में, और वो सभी आपके लिए जो इसकी वीडियो भी देखने वाले हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया इस बजट के अंदर। क्या? बाय बैक ऑफ शेयर्स को हटा दिया गया। पता क्या था? जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी कि कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ओनर हैं वो कहते हैं कि यार देखो ऐसा है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अब प्रॉफिट कमाया, कंपनी का प्रॉफिट कमाया हुआ कंपनी के अंदर ही रहता है। अब इसको बाहर निकालना है तो डिविडेंड, डिविडेंड की फॉर्म में निकलेगा। तो जिस डायरेक्टर को वो डिविडेंड मिलता है ना, वो उसके हाथ में टैक्सेबल है। किस रेट के ऊपर? 30%, यानी कि उसकी जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक सेक्शन था जिसके अंदर डायरेक्टर, यानी कि शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो उसको बाय बैक कर सकता था। किसको? अपनी इक्विटी को बाय बैक कर सकता था। थोड़ा मैं इसको आराम से डिफरेंट तरीके से बताता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके की। आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी का प्रॉफिट कंपनी के अंदर है, आपको वो पैसा चाहिए अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट के अंदर। तो क्या लेंगे आप? डिविडेंड। अगर डिविडेंड लेंगे तो वो आपकी अदर इनकम मानी जाती है सेक्शन 56 के अंदर, इनकम बन गई आपकी। तो जैसे आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम थी, तो डिविडेंड ले लिया तो वो भी टैक्सेबल हो गया। इससे बचने का ना इस बजट से पहले एक तरीका था। वो क्या तरीका था? लोग क्या करते थे कि चलो छोड़ यार, डिविडेंड क्या लेना है, एक काम करते हैं, हम कंपनी को बोलते हैं कि तू हमसे शेयर बायबैक कर ले। अब कंपनी के 100% शेयर होल्डर हम ही हैं, यानी कि हमारा परिवार ही है। अब कंपनी हमारे परिवार से शेयर खरीद लेती है, उसी रेशो में खरीदती है। अगर मैं पहले भी 50% का ओनर था, दूसरा भी 50% का ओनर है, दोनों से कंपनी ने शेयर खरीद लिए, कंपनी ने शेयर खरीद भी लिए, तो भी मेरी ओनरशिप तो उतनी ही बनी रही। क्या शानदार तरीका इस्तेमाल हो रहा था आज से, बजट से पहले, बायबैक ऑफ शेयर। हाँ, इस केस के अंदर जो कंपनी है वो कितना, 20% टैक्स जमा कराती थी। बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर 20% टैक्स जमा कराना होता था। चलो सरचार्ज वगैरह भी जोड़ लो तो 22% बन जाता था। तो 9 महीनों में एक बार कंपनी अपने डायरेक्टर से शेयर खरीद सकती थी, और 22% का टैक्स लगता था। तो डायरेक्टर बोलते थे और शेयर होल्डर बोलते थे कि चलो ठीक है, अगर डिविडेंड आएगा तो 30% टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज वगैरह मिला लो, तो कईयों का तो वो बन जाता था 35%। तो मोटा मोटी अगर हम बेस रेट की बात करें, डिविडेंड लेंगे तो 30% टैक्स लगेगा, अगर कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करेगी तो 20% टैक्स लगेगा। तो बीच में जो टैक्स का बेनिफिट हो रहा था, 10% टैक्स का बेनिफिट हो रहा था, बंद कर दिया। बंद कर दिया इस बजट के अंदर। वो कह रहे हैं कि बाय बैक के सेक्शन को ही उन्होंने कंट्रोल अल्टर डिलीट खत्म।
तो अब कह रहे हैं कि आप कंपनी से बाय बैक की जो एग्जम्पशन लेते थे इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, वो खत्म हो गया है। जो लोग 8% सरचार्ज 2% जोड़ लें, अगर इंडिविजुअल का सरचार्ज जोड़ ले तो फिर 10 12 13% जो बचा रहे थे, हर कोई यूज कर रहा था बायबैक ऑफ शेयर को, वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 30 सितंबर तक का तो टाइम है। ये क्लोज एप्लीकेबल कब से होगा? ये क्लोज एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत 10% टैक्स बचाने का जो तरीका रह गया है वो बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। इसी तरह की मैंने कुछ दिलचस्प और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आया हूं जिससे रियल लाइफ में आपको सच में फायदा हो और समझ में आए। अभी तो क्या हो रहा है कि बजट 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 चारों तरफ हो रहा है, तो मैंने पहले क्लॉज को थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन किया, बाकियों को भी ढंग से ही करूंगा। तो इसको मैंने इस तरह से किया कि इसका ना सिंप्लीफाइड वर्जन में ना यहाँ दिमाग में समझ आए कि ये बजट में आ क्या गया है और उसको यूज कैसे करना है। चलिए अब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड शेयर्स, उसमें क्या आया? देखो, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप शेयर खरीद रहे बेच रहे थे उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा था ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, उसको डबल कर दिया गया है। भारत सरकार कह रही है कि ठीक है जी, आप शेयरों की खरीद बेच के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हो तो हमारा भी उसके अंदर हिस्सा बनता है, तो ले लिया उन्होंने। लेकिन साथ के साथ ना एक बेनिफिट भी दे दिया है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता था। यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप 1 साल से ज्यादा से शेयर होल्ड कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, 31 मार्च से पहले शेयर बेच दिए जो कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, फिर साथ ही खरीद लिए, बेच दिए खरीद लिए, और कितने का, 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन अभी बुक कर लिया, क्योंकि 1 साल में 1 लाख की लिमिट है। अब बेच के खरीद लिए तो आपका पोर्टफोलियो तो वैसे ही बना रहा। हाँ चलो, ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अब डबल हो गया है, वो जो चार्जेस लगेंगे लगेंगे, बट फिर भी जिस तरीके से मार्केट रन कर रही है, तो वो गेन उस साल किया वो इनकम में ऐड नहीं हुआ। तो मान लो किसी के 3 4 5 पैन नंबर हैं तो 5 लाख रुपए हो गया, अभी वो 1 लाख को 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन को। इस बात को आप ध्यान रखना। ये प्लानिंग्स हैं जो आपको अपनी टैक्स प्लानिंग शीट के अंदर नोट कर लेनी चाहिए, एक बिंदु पॉइंट बना लेना चाहिए। अगर एक फाइल में सीधा 30 36 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है टैक्स का। ये लो, एक और देखो, ओवरसीज असेट्स। मान लीजिए आपने इंडिया से बाहर, मान लो अमेरिका में, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, या कोई इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, इंडिया से बाहर आपका कोई भी एसेट है ना, तो आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय डिस्क्लोज करना होता है कि बताइए जी मेरे कौन कौन से एसेट्स बाहर हैं। अब होता क्या था, मान लीजिए आप खुशी खुशी बाहर जाके बैंक अकाउंट खुलवाए, उस बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं सारे 20 हजार 30 हजार, और वहां पर आपने कुछ मान लो यूएस स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ इक्विटी लिस्टेड कर ली, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं तो आपको कंपनी ने ईसॉप इशू कर दिए, कुछ भी 10 हजार 20 हजार 50 हजार, लाख 2 लाख 5 लाख। तो पहले प्रावधान क्या था इस बजट से पहले, कि अगर आपने बाहर के अपने एसेट्स को अपनी इंडिया में डिक्लेयर नहीं किया ना तो वो ब्लैक मनी कहलाएगी। वो इसलिए आया था कि वो कहते थे ना, स्विट्जरलैंड के अंदर लोगों के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं बैंकों में, और जब नई सरकार आएगी तो 15 15 लाख रुपए सबके खातों में आएंगे, और हर किसी को अगर बाहर पैसा पड़ा है या कुछ भी एसेट है अपनी रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना है, नहीं डिस्क्लोज करोगे तो 10 लाख की पेनल्टी, कितनी, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि लोगों के 10 20 50 हजार रुपए भी हैं, छोटे मोटे कोई शेयर्स वगैरह भी बाहर पड़े हुए हैं, गलती से वो यहाँ बताना भूल गए तो 10 लाख की पेनल्टी। लोगों ने कंपनियां खोल रखी हैं बाहर, और फिर अपने इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं, कईयों ने दुबई में, कईयों ने ऑस्ट्रेलिया में, कईयों ने अमेरिका में, कईयों ने कनाडा में, सब जगह तो बना रखे हैं अपने ग्लोबल इंडिया। और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, और चल भाई सैलरी की रिटर्न फाइल कर, चल निकाल आगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करते थे, पेनल्टी 10 लाख रुपए की। तो इस बार थोड़ी सी राहत दी है। क्या राहत दी है? डिस्क्लोज ना करें,
नहीं नहीं, डिस्क्लोज तो करना ही है, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी अगर फॉरेन मूवेबल एसेट जो है वो 20 लाख रुपए से कम है बाहर। वो कहते 10,000 रुपए के शेयर नहीं है, 10 लाख की पेनल्टी लगा रहे हो, कहते कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए तक का अगर आपका बाहर एसेट है, लोग तो घर खरीद रहे हैं वहां पे बाहर, तो यहाँ उसको दिखाना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। आपके माथे पे तेवड़ियां क्यों पड़ गई? आप क्या सोचने लग गए? आप ये सोच रहे हो कि मेरे भी तो बाहर अकाउंट खुले हुए हैं, आप क्या सोच रहे हो आपने भी एसेट बाहर क्रिएट कर लिए? फटाक से अब अपने कंसल्टेंट को फोन मिलाओ और दिखाओ कि जो इस बार की रिटर्नें फाइल की हैं, बाहर के एसेट दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, कि 10 लाख की पेनल्टी उसके अंदर खड़ी हो जाएगी। चलो 20 लाख है, अब ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है? फ्यूचर से एप्लीकेबल है। ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हम तो बड़ा दिल लगा के एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो सेक्शन 43 कैपिटल बी ब्रैकेट में एच, 45 दिनों के अंदर जो पेमेंट वाला प्रोविजन था, 15 दिन अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 45 दिन अगर एग्रीमेंट कोई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर विद इन 45 डेज 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग को पे नहीं किया, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कितना भूचाल मचा था ना, कौन से मार्च के महीने में। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ना कई एसोसिएशन में जाकर बोल भी दिया था, कोई बात नहीं, सरकार के बाद जरा बजट आ जाने दो, जरा हम जीत जाएं, अगला बजट प्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर मैं ना 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दूंगी। ऐसे लुभावने वादे किए गए थे, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिए थे, कुछ ना किया, कुछ ना किया, जैसा सेक्शन है वैसा ही है, कुछ नहीं, कोई 1 साल के लिए कोई पोस्टपोन नहीं किया। तो यानी कि अभी भी जो लोग नहीं कर पाए थे, उम्मीद की किरण उनकी जाग रही थी, लेकिन 23 जुलाई को उस उम्मीद की किरण, जितनी बारिश पड़ी ना नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो सारी धो दी। तो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज वालों, 43 BH के सारी की सारी एक्सपेक्टेशन को लग गया जीरो। वो सेक्शन जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा है। लेकिन कुछ बेनिफिट दिए हैं किसको? एमएसएमई वालों को। कौन से बेनिफिट दिए हैं? एक ना लोन होता है जिसको मुद्रा लोन बोलते हैं, वो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिल जाता था। आप बिजनेस करना चाहते हो, सरकार के पास आप अप्लाई करो, तो 10 लाख का लोन मिलता था। सरकार कहती 10 लाख का लोन, 20 लाख की लिमिट कर दिया, 20 लाख तक का मुद्रा लोन आप बिजनेस करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अरे पहले 10 लाख नहीं मिलता था, अब 20 लाख नहीं मिलेगा? अरे मिलता तो, 10 लाख को 20 लाख करने का फायदा तो तब है ना जब आप अप्लाई करो तो ये 10 लाख का लोन मिल जाए। पहले भी नहीं मिलते थे 10 लाख, अब उसको 20 कर दिया तो 20 भी नहीं मिलते। मिलते किसको है? ये बीच में इतने एजेंटों की लाइन लगी हुई है, कोई कहता है कि 10 लाख का मैं करा दूंगा, दो मेरे, एक मेरा, तीन मेरे, ये कर लेना, वो कर लेना, लेके निकल जाना, करा दूंगा, हो जाएगा, ले लेंगे। एजेंट ही बीच में, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बना रखा है, भगवान ही मालिक है इस चीज का। मुद्रा लोन फिर भी उन्होंने कहा जिसको मिल गया अच्छी बात है, वापस भी करना होता है, ये गिफ्ट नहीं है। ये गिफ्ट नहीं है सरकार की। बहुत से लोगों ने ऐसा, जो एलिजिबल है उनको मिल ही नहीं रहा, जो सच्चे बिजनेस करने वाले मेहनती हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, मंडे से लेके संडे तक वो लगे रहते हैं काम के अंदर, और लोन अप्लाई करने का टाइम भी नहीं है। अच्छा, जो वेले हैं, वो उनके सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड अलग अलग के मुद्रा लोन अप्लाई हो रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि बस अप्लाई करना है, उसके बाद भगवान जाने क्या होना है। बट मैं उस गहरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर तो कोई सीएजी की ऑडिट कमेटी बैठनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि सरकार ने 10 लाख को 20 लाख तो कर दिया, कि भाई 10 लाख दिए किसको? किसको दिए 20 लाख रुपए? 10 लाख रुपए, और वापसी भी आई क्या? उसका यूज क्या हुआ? एंड यूज क्या हुआ? लोन लेके वो बिजनेस का क्या बना? देश की तरक्की के अंदर वो नेक्स्ट निकल गए, ये गायब हो गए सारे के सारे 10 लाख रुपए। चलो मैं बहुत अग्रेसिव हो रहा हूँ, तो बात ही ऐसी है। हम टैक्स पेयर के पैसे, हम टैक्स पेयर के पैसों को तो वो समझा हुआ है जैसे ना, मतलब कोई कोई रेवड़ियां बांटने की मशीन समझा हुआ है। कोई कंप्लायंस पे ध्यान दो, कोई यूटिलाइजेशन के ऊपर ध्यान दो। मैं कहता हूं जिन जिन लोगों को 10 10 लाख रुपए के लोन दिए थे, उनके टेस्टिमोनियल बना के ना केस स्टडी बनाओ, कि मैं बहुत परेशान था, मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने जो लोन लिया, तो आपने मान लो 10 10 लाख रुपए के 1 लाख लोन बांट दिए, या 1000 बांट दिए, 500 बांट दिए, उस 500 में से उसका किया क्या उन्होंने?
हैं क्या किया? कौन से धंधे खड़े कर दिए, कौन से बिजनेस खड़े कर दिए? वो कहाँ है वो शर्मा जी, कहाँ है वो सचिन, कहाँ है वो सोनू मोनू चिंटू बिल्लू जो 10 लाख रुपए ले गए? अब क्या उनको अब 20 लाख रुपए करने हैं जो ऑलरेडी 10 लाख ले चुके हैं, या और नए नए 20-20 लाख के करने हैं? ये पैसा जा कहाँ पे रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह देख रहे होते ना आज के बजट को, वो कहते पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, ये देश का बजट है, सरकार का बजट है, भगवान ही जाने। चलो, अच्छा, अब एक एमएसएमई के लिए बढ़िया काम कर दिया क्या, क्रेडिट गारंटी स्कीम हुआ था ना, सीजीटीएमएस, यानी कि कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है। कौन दे रही है? सरकार दे रही है कि आपको बिना कोलेटरल दिए, पहले होता है ना प्रॉपर्टी कितनी है जी आपके पास, पहले प्रॉपर्टी रखो फिर ही आपको बैंकों की लोन की फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन 100 करोड़ का लोन इस बजट में और प्रावधान किया है। चले चलिए, अच्छा है उन लोगों के लिए जो टर्म लोन लेना चाहते हैं, एक नया एसेट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, और उनके बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई अच्छी है, और इसका ढंग से इज्जत से तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और अपनी सीसी लिमिट ओडी लिमिट को खत्म करेंगे, और टर्म लोन लेंगे, गारंटी देनी नहीं पड़ेगी, बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर आई है बजट के अंदर। वैसे भी देखा जाए तो जो गारंटी वाले लोन है, देखो FY20 के अंदर तो चलो लॉकडाउन था तो वहां पर तो बांटी थी रेवड़ियां, उसके बाद ये कम हुआ था, उसके बाद लगातार ये स्मॉल इंटरप्राइजेस को और माइक्रो इंटरप्राइजेस को जो डिसबर्समेंट है ना, तो बहुत 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 सारे लोगों ने भारत में CGTMSE का इस्तेमाल किया है। ये डाटा दिखा रही है, इस बार 100 करोड़ और बढ़ा दिया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोन मिल रहा है आपको, गिफ्ट नहीं मिल रही है, लोन मिल रहा है, लोन। अब जो लोन मिल रहा है इसका इस्तेमाल बिजनेस में प्रोडक्टिविटी के अंदर करना है। आप कह रहे जगमोहन समझ आ गई, अब बजट पे फोकस करो। लो जी, बजट पे फोकस करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्या है। एमएसएमई वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। तो जो सिडबी है ना, सिडबी एक बैंक है, भारत सरकार का उपक्रम है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी 24 और ब्रांचेस खुल रही हैं ताकि ये और अंदर अंदर तक जा सके पूरे भारत के अंदर। और जितनी भी सरकार की जो स्कीम्स होती है ना, जनरली उसको कंप्लायंस करने के लिए सरकार को एक चैनल चाहिए होता है, बैंक चाहिए होता है। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो है, तो आप ना एक आधी बार इसके मैनेजर से मिलाया करो, या उसको बुला लिया करो, या फोन पे बात कर लो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, स्कीम में देखो, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अरे अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर, अपने अकाउंटेंट साहब को बोलो ना, जाओ एक बार चक्कर मार के आओ सिडबी में और पता करो क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, और क्या क्या हमारे बिजनेस के लिए हो सकता है। क्या हम अपने एग्जिस्टिंग लोन को रीस्ट्रक्चर करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं? अभी कहाँ प्राइवेट लोन और पर्सनल लोन और कौन कौन से खड़े कर रखे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। खत्म करो, सरकार की बेनिफिट की स्कीमों से करो। जब सरकार टैक्स पेयर के पैसों की रेवड़ियां बांट ही रही है, तो कम से कम आप इतने बिजी तो मत रहो कि अपने लोन को रीस्ट्रक्चर या उन बेनिफिट को ना ले पाओ। जब सीधा सीधा आपका जो 9.5% का लोन है उसके ऊपर 3%, कितना, 3% का बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% से कम होके 6.5% आ जाएगा। तो देखते क्यों नहीं? तो जाते क्यों नहीं, पता क्यों नहीं करते? इधर बजट में सरकार सिडबी की 24 नई ब्रांचेस खोल रही है। आप कह रहे हो जगमोहन ठीक है, चले जाएंगे, पता कर लेंगे, ये सिडबी ने भी क्या करके रखा हुआ है वो भी देख लेंगे। देखो ऐसा है, इस बार के बजट में जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग वाला, RXIL, याद आ गया? यानी कि आपने सेल किया और सामने वाला कस्टमर कहता है मैं आपको पेमेंट करूंगा 45 दिनों में, आपको अभी पैसा चाहिए, तो आप अपने आप को ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे जाके बिल डिस्काउंटिंग कराते हो। अच्छा, तो वहां पर जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, अगर आप एसएमई हो, आप एसएमई हो, उनको सेल करते हो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो वहां से तो आपको बड़े इजीली पेमेंट खटाक से मिल जाती है। वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप एमएसएमई हो, आप भी रजिस्टर्ड कर लेते हो और पैसे मिल जाते हैं। पहले जो वहां पर बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड थी ना, उनकी लिमिट थी 500 करोड़ की। इस बजट में ये बोल दिया गया है कि जिन कंपनियों की टर्नओवर 250 करोड़ है, यानी कि आप तो सेल करोगे ना, यानी कि आपका कस्टमर अगर उसकी सेल 250 करोड़ वाली भी है,
बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया है, तो यानी कि 7,000 और नई कंपनियां इस साल जो है वो ट्रेड्स यानी कि RXIL के ऊपर आ जाएगी। उससे आपको फायदा क्या होगा? आपको वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट मिल गया ना। इसके अलावा 5 ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी ट्रेड्स के अंदर लिस्ट हो रहे हैं। यानी कि फंड की अवेलेबिलिटी, अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप ढंग से बिजनेस करो। तो अगर आपका कॉरपोरेट कस्टमर है और उसकी 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो ट्रेड्स में वो आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। बस आपने अपना माल बनाना है, उसको सप्लाई करना है, 45 दिनों में वो दे देगा पेमेंट। लेकिन उससे पहले विद इन 3 डेज आपके घर में पैसा आपको मिल जाएगा। आप कह रहे हो जीवन तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है ट्रेड्स का। नहीं पता तो पता करो ना, गूगल करो, TREDS, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, बिल डिस्काउंटिंग वाला, उसको इस्तेमाल करो। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, करो। थोड़ा ध्यान दो, ये एक बेनिफिट है उसके अंदर। और क्या पता जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो वो भी अब इसके अंदर आ जाएगा, पता कर लो। एक ना ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की गई है, ई कॉमर्स में एक्सपोर्ट का हब। तो ये कितनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कब से हम बात कर रहे हैं ना कैश फ्लो के अंदर, कि जरा हट के सोचो, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचो। तो बजट को इस तरीके से समझो कि ये एक्सपोर्ट हब क्या है, ई कॉमर्स वालों, क्या है उसका। तो मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पर कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं इसका पार्ट कैसे बन सकता हूँ। नया नया बन रहा है, शुरू शुरू में उसकी मैनेजिंग कमेटी का, ग्रुप का पार्ट बनो। मैनेजिंग कमेटी का तो नहीं बन पाओगे, वहां पर जो लोग आते हैं आपस में अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो आप जरा इसको समझो कि ये आपके बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई करने वाला है। अब बात करते हैं जिसकी हर कोई बात कर रहा है, कैपिटल गेन। इस बजट में क्या कर दिया कैपिटल गेन के अंदर? देखिए ऐसा है, जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं ना, पहले उसके ऊपर टैक्स लगता था 20%, अब टैक्स लगेगा 12.5%। तो सीधा 7.5% टैक्स का बेनिफिट हो गया। आप कोई एसेट होल्ड कर रहे हो और वो 2 साल ही एसेट होल्ड करना है आपने। यानी कि आपने खरीदा, 2 साल तक उसको रखा, और जैसे ही उसको बेचोगे, जितने का खरीदा था जितने का बेचा, जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा, 20% नहीं लगेगा। तो वेलकम है, ओवरऑल तो टैक्स बचेगा ही। हालांकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा लिया गया। अभी 4-5 दिन पहले, पिछले सैटरडे को, मैंने कैपिटल गेन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने इंडेक्सेशन को समझाया था। तो इन्होंने अगले ही हफ्ते उस इंडेक्सेशन को ही हटा दिया। चलो ठीक है। तो इंडेक्सेशन तो क्या टाइमिंग सेट बैठी है ना, कि पहले आपने नॉलेज गेन की, पता लग गया कि अब वो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ये होती क्या है इंडेक्सेशन, बताया था ना मैंने आपको, अभी दोबारा बताता हूँ। इंडेक्सेशन यानी कि जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो 2001 में अगर कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी थी, तो वो 2024 के अंदर 363 रुपए की हो गई। तो 3.63 टाइम का मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको क्या था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन टैक्स का रेट कितना था, 20%। अब उन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया। क्यों हटा दिया? तो कह रहे हैं हम ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चीजों को आसान कर रहे हैं। सीधा सीधा करो जी, खरीदा कितने का, बेचा कितने का, जितना गेन कमाया, अगर वो 2 साल से ऊपर है तो 12.5% टैक्स दो, काम खत्म करो। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, तो वहां पर क्या करेंगे? पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू का एक प्रोविजन था ना। तो क्या अभी भी वो फेयर मार्केट वैल्यू का प्रोविजन चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। तो यानी कि आपने मान लो 1980 में प्रॉपर्टी खरीदी थी 5,000 रुपये में, अभी भी आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा सकते हो, किस डेट की, 1 अप्रैल 2000 की। अप्रैल 2001 में जो आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई, तो वो प्रॉपर्टी बना दी आपने 12 लाख रुपए की वैल्यूएशन रिपोर्ट। और वो प्रॉपर्टी आज आपने मान लो 3 करोड़ में बेची, तो 3 करोड़ माइनस 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12.5% टैक्स का रेट। पहले 20% था। पहले क्या होता, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख की थी, तो 12 लाख को आप 3.63 से मल्टीप्लाई करते तो तकरीबन 36 लाख, 42 लाख बन जाता। तो 42 लाख माइनस आज के सेलिंग प्राइस से माइनस होता तो 20% लगता। लेकिन जहां पर अगर प्रॉपर्टी की कीमतें 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है ना, तो वहां पर 12.5% का फायदा ही है। तो ओवरऑल जो है, इंडेक्सेशन जाने के बावजूद भी इफेक्टिवली आपको
फायदा ही होगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पर अगर उस स्टेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी अवेलेबल है तो आपको स्टैंप ड्यूटी का रेट लेना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में तो कोई स्टैंप ड्यूटी थी नहीं 1 अप्रैल 2001 को, नहीं थी ना। तो आप अभी भी वो फेयर मार्केट वैल्यू लगा लेना किसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के। लेकिन अगर आपकी स्टेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी अवेलेबल थी और उसके रेट अवेलेबल हैं, देखो 1 अप्रैल 2007 या 2008 से तो ऑलमोस्ट सारे हिंदुस्तान के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ गई, लेकिन 2001 में नहीं थी कहीं नहीं थी। तो चलो कोई बात नहीं, ओके, इट्स फाइन। तो इंडेक्सेशन खत्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। जब आप गोल्ड बेचते थे ना, 3 साल तक अगर आप गोल्ड रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता था, 3 साल से ऊपर वो लॉन्ग टर्म कहलाता था। लेकिन अभी क्या है, वो 3 साल की लिमिट 2 साल कर दी गई है, यानी कि सब चीजों के लिए 2 साल कर दिया। हाँ, शेयर्स के लिए 12 महीने ही है, शेयर्स के लिए 12 महीने हैं। अगर सब्सटेंशियल गेन हो रहा है ना, तो 20 की जगह 12.5 होने की वजह से आपको टैक्स में बेनिफिट ही होगा। डिसएडवांटेज ये हो गई कि जब आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते थे तो इंडेक्स्ड कॉस्ट के बाद जो अमाउंट आता था सिर्फ उतना ही आपको इन्वेस्ट करना होता था। अभी इंडेक्सेशन तो रही नहीं, तो सारा ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने तो वैसे भी खरीदनी थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कब से एप्लीकेबल है, जो भी आप सेल करोगे 23 जुलाई 2024 के बाद, यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले जो भी आपने प्रॉपर्टियां बेची हैं वो पुराने सिस्टम से ही चलेगी। लेकिन बाद में 20% का 12.5% हो गया है। डेट देखो कितनी अजीबोगरीब आ गई है, 23 जुलाई 2024, यानी कि राविच आ गई है, अद्धे राविच। 1 अप्रैल नहीं है ये, 23 जुलाई है, 23 जुलाई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले क्या होता था आपका, शेयर्स के ऊपर कितना था, कितना था शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 15% था ना, 20% कर दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सीधा सीधा उन्होंने उन्होंने कहा ऐसा है, बढ़ाओ। तो यानी कि मार्केट के ऊपर हिट आया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो डबल कर दिया गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 10% होता था शेयर्स के ऊपर, उसको 12.5, मैंने ऊपर बोला ना 12.5% कर दिया गया। तो इस वजह से शेयर मार्केट 23 जुलाई को थोड़ी सी नीचे गिरी, थोड़ी गिरी गई थी, स्लाइड नीचे आ गई थी, इस तरह की खबरें आ रही थी। तो उस सबने शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट करने के बाद, शॉर्ट करने के बाद मार्केट तो रिकवर कर गई, क्योंकि इंडिया की अभी इकोनॉमिक बड़ी स्ट्रांग है। तो जो मार्केट प्लेयर हैं वो प्ले कर रहे हैं, तो अभी छोटी मोटी खबरों से फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन हुई है तो वापसी आ गया। और अनलिस्टेड डिबेंचर एंड बॉन्ड जो है ना, वो अभी उसके ऊपर कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, वहां पर वो सिस्टम चलता रहेगा। चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं डिसएडवांटेज इन्वेस्टमेंट 54 की क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था तो आपको सेक्शन 54 के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो वो कितना करना पड़ता था, इंडेक्स्ड कॉस्ट के बाद वाला पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जब इंडेक्सेशन ही नहीं रही, तो अगर आपने 1 करोड़ की चीज खरीदी, 7 करोड़ की बेच दी, 1 करोड़ की खरीदी, 7 करोड़ की बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना हो गया, 6 करोड़ का। अब कम से कम 6 करोड़ रुपए सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल में लगाने पड़ेंगे। पहले क्या था, 1 करोड़ में खरीदी, 1 करोड़ में खरीदी, और वो बढ़ गई, ये बढ़ गई 3 करोड़ 63 लाख बन गई। अब 3 करोड़ 63 लाख और 7 करोड़ का जो डिफरेंस है, कितना हुआ, 3 करोड़ और 47 लाख हुआ। तो आपको सिर्फ 337 जमा कराने थे, अब कितने कराने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे 6 करोड़ रुपए। ये है डिसएडवांटेज जो आपने मुझसे पूछा। आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ। देखो, ओल्ड रिजीम, आपको मालूम है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हो तो वहां पर वो पूछता है ना, ये देखिए, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो, ये नॉलेज बैंक में चला गया, कैलकुलेटर में चला गया, टैक्स कैलकुलेटर में चला गया। ये देखो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, ओल्ड रिजीम, राइट पे लिखा है न्यू रिजीम। यानी कि अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर आप मान लो 10 लाख, 10 लाख रुपए मैंने लिख दिया, तो मैं लिखूंगा ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स पड़ेगा, आप लिखोगे कैलकुलेट, तो कैलकुलेट किया तो टैक्स पड़ गया 1,17,000 रुपये।
आपने यहाँ पर बिंदी पे टिक किया न्यू रिजीम, फिर आपने कैलकुलेट किया, पहले कितना था 117, अब आपने कैलकुलेट किया तो आ गया 62,400। ओए होए, इस केस के अंदर जो है न्यू रिजीम सस्ती है, ओल्ड रिजीम सस्ती कि न्यू रिजीम सस्ती कि ओल्ड रिजीम। अच्छा, कई केसेस के अंदर ओल्ड रिजीम सस्ती है, कई केसेस के अंदर न्यू रिजीम में बेनिफिट मिलता है। वो तो आपको इस कैलकुलेटर में डाल के देखना पड़ता है ना, क्योंकि नीचे जो एटीसी की डिडक्शन है पहले मिलती थी, अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख डाल दूं, 1.5 लाख डाल दूं और फिर कैलकुलेट करूं, तो न्यू रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजीम में जाऊंगा और ये 10 लाख की वो डाली, 1.5 लाख की ये डाली, कैलकुलेट किया तो टैक्स कम हो गया, 85,000 रुपये, 800 रुपये हो गया। अच्छा, कई केसेस के अंदर एटीसी के बावजूद भी न्यू रिजीम में बेनिफिट है, बहुत सारे केसेस के अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर अभी भी बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है बैंक होम लोन लिया होता, होम लोन लिया होता तो आपको, होम लोन लिया होता तो ओल्ड रिजीम में होम लोन के 2 लाख की इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाती है, मिलती है ना, लेकिन न्यू रिजीम में 2 लाख की रिडक्शन मिलती नहीं। तो 2 लाख का अगर 30% स्लैब में हो तो 60,000 रुपये का बेनिफिट निकल गया। तो कई जगह पे ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, तो हर बार कैलकुलेट करके देखना होता है कि कौन सी रिजीम करें। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि ओल्ड रिजीम को ना इस बार इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बजट में बात ही नहीं की ओल्ड रिजीम की, कहते हम कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहे ओल्ड रिजीम के अंदर, क्योंकि सरकार की इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि वो धीरे 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 ओल्ड रिजीम को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन अभी तक ओल्ड रिजीम खत्म क्यों नहीं कर पा रही? हमारी हमारी इंडस्ट्री के जो सुपर एक्सपर्ट गुरुजी हैं वो बताते हैं कि ना, एक इनकम टैक्स एक्ट में ना सेक्शन 1017 है। सेक्शन 1017 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 1070 में लिखा हुआ है कि ओल्ड रिजीम के अंदर जो डेली अलाउंस मिलते हैं ना मंत्रियों को, जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है ना मंत्रियों को, वो सारा का सारा ना एग्जम्प्ट है, और वो ओल्ड रिजीम में एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर न्यू रिजीम आ जाएगी तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सरकार का बजट है, ये क्यों करेंगे? ये ओल्ड रिजीम को खत्म क्यों करेंगे? इसलिए ओल्ड रिजीम को खत्म नहीं कर रहे, ओल्ड रिजीम को चलने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसको बेनिफिट हो रहा है ले लो, नदी बह रही है, धोते जाओ पाप अपने उस नदी के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर। लेकिन धीरे धीरे आम जनता को, साधारण जनता को ये लेकर आ रहे हैं न्यू रिजीम के अंदर, तभी तो न्यू रिजीम के अंदर लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। जैसे एक लॉलीपॉप दिया कि आप ना क्या करो, 17,500 रुपये का टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा दे दिया, दैट इज फाइन। तो यहाँ पर न्यू रिजीम के अंदर ही बेनिफिट की बात हो रही है, ओल्ड रिजीम में किसी बेनिफिट की बात नहीं हुई। तो उनका ये मानना था कि ओल्ड रिजीम में ना बड़े सारे इशू थे, लोग बोगस एटीसी क्लेम कर लेते थे, लोग बोगस एटीडी क्लेम कर लेते थे, कहते फार्म ही भरना है, फार्म ही भरना है। और किसी ने एटीसी कराई कि नहीं कराई, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले क्या करते थे, अरे एटीसी में ना 1.5 लाख डाल दे, एटीडी के अंदर 25,000 डाल दे, डाल दे डाल दे, अच्छा डोनेशन के अंदर तुम डाल दो पैसा, 50% रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा उनका कहना है कि जब 2% केसेस ही तो स्क्रूटनी में आते थे, 98% कहते थे कि पकड़े गए तो पकड़े गए, निकल गए तो निकल गए, सारे थोड़ी करते थे ऐसा। पता नहीं क्या है, मेरा ये मानना है, ये लॉजिक बिल्कुल बकवास का है। मेरा ये मानना है कि एटीसी के बहाने ही सही, अरे कम से कम 1.5 लाख की सेविंग तो हो जाती थी। मैं तो ऐसे कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, उनको बोलता हूँ कि कुछ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, कहते पिछले 20-25 सालों से ना और तो कुछ जुड़ ना पाया। वो जो धक्के से हर साल लाख 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर जमा हो जाते थे, वो जो थोड़े बहुत इंश्योरेंस पॉलिसियों के पैसे दे देते थे, वही जुड़े हैं। वही जुड़ते जुड़ते 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए हो गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पीपीएफ में पैसा लगाया, उसके ऊपर आपको ब्याज मिला, ब्याज टैक्स फ्री है, वो फिर ऐड हो गया, अगले साल ब्याज पे ब्याज मिला, ब्याज पे ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। लोगों ने तो लाख लाख, 1.5 लाख रुपए की एटीसी की सेविंग करते हुए ही 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है, जो पुराने लोग हैं। दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, बेटा जी कर रहे थे, इसी बहाने सेविंग हो जाती थी। बिजनेस के अंदर तो पैसे की रिक्वायरमेंट खत्म ही नहीं होती, चलो एटीसी के चक्कर में ही सही कम से कम इन्वेस्टमेंट तो हो जाती थी। आजकल के बच्चे कह रहे हैं क्या करना है, न्यू रिजीम के अंदर कोई एटीसी है नहीं,
एटीडी है नहीं, कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कर लिया, कर लिया, नहीं कर लिया, नहीं कर लिया, अरे 1.5 लाख रुपए पहले हर साल मार्च के महीने में सेविंग करनी पड़ती थी। एचआर से फोन आता था, अकाउंट्स वाले का फोन आता था। अब छोड़ो ना, इस साल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एप्पल का नया फोन आया है आईफोन, चल आईफोन ही खरीद लेते हैं, तो 1.5 लाख में आईफोन खरीद लिया। वो भी कौन सा, आई प्रो 15 मैक्स प्रो, टाइटेनियम ब्लैक वाला, जो भी होता है वो, जो भी नहीं होता, आईफोन 15 प्रो मैक्स, प्रो मैक्स टाइटेनियम ब्लैक होता है। अभी यूएस से गया था ना, लेकर आया हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ। चलिए, नहीं लेकर तो आया हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ह्यूमर डाला है किस बात का, लेकिन वो जचा नहीं पूरी प्रोसेस के अंदर। आई अंडरस्टैंड, अनिल मित्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। ओके, तो इश्यू ऑफ ओल्ड रिजीम में क्या था, 80C और 80D के अंदर पहले आप इन्वेस्टमेंट कर देते थे, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो गई है। हालांकि वो आर्गुमेंट देते हैं कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमने इसको हटा दिया। लेकिन बेनिफिट क्या दिया है इस बजट के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। किसके लिए, सैलरीड क्लास के लिए। अगर आप डायरेक्टर हो, आपको सैलरी मिलती है, तो पहले आपकी सैलरी में से 50,000 माइनस हो जाता था, अब आपकी सैलरी में से 75,000 माइनस हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉई हो, तो वहां पे 25,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल गया है। और जो टैक्स के स्लैब है ना, अब वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर 30%। ये है न्यू टैक्स रिजीम। 50 लाख से नीचे कोई सरचार्ज नहीं लग रहा। 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। यानी कि अगर 30% स्लैब में आ गए, तो 10% कितना हुआ, 3%, तो नेट टैक्स कितना बन गया, 33%। और 1 करोड़ से 2 करोड़ की आप रिटर्न फाइल करते हो तो 15%, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% आपको सरचार्ज लगेगा। कि अब नए स्लैब आ गए हैं, यानी कि थोड़ा सा टैक्स स्लैब के अंदर बेनिफिट हो गया। तो पहले वो जो लिमिट 9 लाख की थी, वो 10 लाख की कर दी, तो वहां पर हल्का हल्का चेंज, आपको बेनिफिट मिल गया, आपको पता है ये सारा। तो लेकिन अब जो अच्छी चीज आपको बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि जो अच्छी नहीं है, मतलब कि ये बिल्डर जो है मारे गए इसके अंदर, उनके लिए बुरी है। वो क्या है, रेंट अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिसीव हो रहा है, लोगों ने क्या किया हुआ था कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना एक बिजनेस है। अब लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना एक बिजनेस है, हर किसी ने अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी बना रखी है। कोई भी बिजनेस है ना, हर बिजनेस की ग्रुप कंपनी के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाली एक कंपनी तो होती ही है। अब उसमें क्या होता था, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना के उसको किराए पर दे दिया, उन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियों का भी जो किराया आप अपनी कंपनी में डाल के उसके अगेंस्ट में सारे खर्चे क्लेम कर लेते थे ना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जितने भी खर्चे थे, पीएन की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, उसको मेंटेन करना जो था, आप कहते थे रेंट आ रहा है। वैसे अगर किसी को रेंट की इनकम आती है ना, रेंट की इनकम आती है, तो उसमें से सिर्फ सेक्शन 24 के हिसाब से 30% ही माइनस होता है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी बना दो और ये बोल दो कि ना जी ना, रेंट रिसीव करना तो मेरा बिजनेस है, तो आप सारे खर्चे डाल देते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा ना, ना 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 ना, रेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जितने भी लोगों ने कंपनियां बनाई हुई हैं, जो सारे खर्चे क्लेम कर लेते थे, अब क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो वो बिजनेस कहलाएगी, हाँ। कमर्शियल, जैसे कि नेहरू प्लेस में टावर है, तो वो कमर्शियल है ना, तो उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब तो कई जगह पे मिक्स लैंड यूज है, लोगों ने बना बना के रेंट पे दी हुई है, ऊपर रेजिडेंशियल नीचे वो। अभी रेजिडेंशियल में भी कमर्शियल ही काम हो रहे हैं, दिल्ली में तो ऐसा ही हो रहा है। कागजों में तो वो रेजिडेंशियल है, सच्ची में वो कमर्शियल है, अब वो रेजिडेंशियल है। अब उसको बिजनेस नहीं दिखा पाएंगे। देख लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चुन चुन के इनको कौन खबरें देता है, और उस वाले के क्रॉस को डालते हैं। इतना बड़ा, मतलब कि लाखों करोड़ों का बजट प्रेजेंट किया, उसमें से ये इन्होंने पिन मारी है जाके बिल्डरों को, कहते हैं कहाँ जाके मारी है पिन। दुखी करने वाली बात है। चलिए, ओके, बस यही ध्यान जाता है इनका, जो मेन मेन मुद्दे हैं वहां नहीं ध्यान जा रहा। अब ये प्लानिंग चली गई, एनपीएस,
नेशनल पेंशन स्कीम। आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको कंपनी से सैलरी मिलती है, पहले आप ना 10% तक का पैसा एनपीएस में दे देते थे, टैक्स ही कोई नहीं लगता था। गवर्नमेंट कहती बहुत बढ़िया, 14% तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। करना ही चाहिए, आपकी कंपनी चल रही है। अब उस कंपनी के अंदर जो आप सैलरी लेते हो ना, अगर आप, तो एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर लो, इसी बहाने सेविंग हो जाएगी, क्योंकि ये टैक्सेबिलिटी की कंडीशन से बाहर हो जाता है। और एम्प्लॉयर जो है वो 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिडक्शन के लिए सेक्शन अलग है ना इसका, 80 CCD। तो डायरेक्टर को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम करो गूगल और पढ़ो। 43BH के बारे में जितनी भी उम्मीदें थी खत्म है, एज इट इज है ये, बिल्कुल भी डेफर नहीं किया गया, जो है सो है। आजकल ना लोग इंडिया में बड़े क्रूज पे घूम रहे हैं, गोवा मुंबई सब क्रूज आ गई इंडिया में। पहले तो लोग बाहर जाते थे, वो बहामास जाए चले गए हैं। अब इंडिया में क्रूज चलनी शुरू हो गई है। अब बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि एक नया सेक्शन आपके लिए लेके आते हैं, 44BBC। और जो भी वो क्रूज चलाएंगे, उनके पास जो भी हम टिकट के पैसे उनको देंगे, अब उनको उसके ऊपर 20% की कैटेगरी में उनको डाल दिया गया है कि वो भी टैक्सेबल है। पहले ना कंपनी भी गिफ्ट दे देती थी। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी, तो उस समय उसको ना ट्रांसफर ही नहीं माना जाता था, या कोई विल। अब क्या बोला, नहीं जी नहीं, ऐसा है, ये जो सेक्शन 47 है ना, पहले सभी इसका मजा ले रहे थे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। तो ये एक अच्छा रास्ता खुला हुआ था। अब पता नहीं कौन से कंसल्टेंट ने जाके क्या बोला है उस आईएएस ऑफिसर को, और बोला है कि गिफ्ट तो भैया सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ ही दे सकते हैं। ये कंपनियां जो गिफ्ट करती चली जा रही हैं उसको ट्रांसफर नहीं है, और सरकार का टैक्स का नुकसान हो रहा है। लोग बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट प्लानिंग करना शुरू कर गए थे उसके ऊपर, कंपनियां गिफ्ट दे रही थी। अब जाके उन्होंने सेक्शन 47(3)(I) को ठक काट दिया, उसको बंद कर दिया। कहा कि ना जी ना, वो नहीं कर सकते। तो के महेश्वरी जी कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन एंड रिसीविंग रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, डज इंटरेस्ट गेट रिड्यूस्ड? हाँ हाँ हाँ, वो सेक्शन 24 के अंदर तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। हाँ वो मिलता रहेगा, ये तो उसकी बात हो रही है। जिस किसी ने अपनी कंपनी बना दी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कर दी, और उसके ऊपर उसको बिजनेस इनकम दिखा रहा था, मतलब बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर इंटरेस्ट तो अलाउ होता है। दो ही तो खर्चे अलाउ होते हैं कि मजदूरी जी, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, दूसरा इंटरेस्ट, और क्या बचा उसके अंदर? वो पहले मिल रहे थे, अभी भी मिलते रहेंगे। अच्छा, पुराने दिन वापस आ गए। 10 का शेयर 100 रुपए में, 10 का शेयर 100 रुपए में। पहले लोग अपनी कंपनी में ना, अब क्या बोलूं, पहले लोग अपनी कंपनी में क्या करते थे, उनको जो है कंपनी में पैसा चाहिए, तो वो 10 रुपए का शेयर इशू करते थे, 90 रुपए का उसमें लिखते थे प्रीमियम। नई नई कंपनी बनी है, करी बनाई है आपने, और 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में बिक रहा है। तो सरकार ने कहा, अरे ये तो ब्लैक मनी वाइट हो रही है, ये तो क्या कर रहे हो? जब कंपनी की वर्थ ही नहीं है 100 रुपए की, तो 10 रुपए का शेयर तो 10 रुपए में बिकना चाहिए, ये 90 रुपए का प्रीमियम कहाँ से है? तो उन्होंने बोला कि जो भी प्रीमियम होगा ना, वो आपकी इनकम कहलाएगा, आपकी इनकम कहलाएगा, कंपनी की इनकम कहलाएगा। ये सेक्शन चल रहा था अभी 23 जुलाई तक। अब क्या हुआ, जेन्यून केसेस में प्रॉब्लम होने लगी। जो एंजल इन्वेस्टर हैं, अब तो वो स्टार्टअप के अंदर, अब स्टार्टअप अपना आइडिया दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एआई लेकर आया हूँ, एआई लग जाएगी, वो से कर दूंगा, कंसेप्ट पेपर है, दुनिया में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, जापान में ये हो रहा है, मैंने ये बना दी, ये कंपनी बना दी, थोड़ी सी चला दी, ये करा दिया, वो करा दिया। तो मेरे को कम से कम आप इस कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट करो, और मैं आपको 100 रुपए में शेयर अलोकेट कर रहा हूँ। वो बेचारा एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे 100 रुपए इन्वेस्ट करता था, और यहाँ 90 रुपए के ऊपर पहले ही सरकार टैक्स ले जाती थी। एकदम कमाल हो गया। 25% तो सरकार मेरे पैसे देते सारी लेके चली गई। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इस सेक्शन को ही हटा दिया। कहते कोई दिक्कत नहीं है, पुराने दिन वापस आ गए हैं। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसके अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि एंजल इन्वेस्टर है, तो इस टैक्स को हटा दिया गया है। अब दोबारा से वो प्लानिंग होनी धड़म धड़म शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। चलिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 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 सेक्शन 68 है, याद रखना। मान लो 10 रुपए का शेयर 100 रुपए के अंदर किसी एंजल इन्वेस्टर ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उस एंजल इन्वेस्टर सोर्स है ना, तो सोर्स का भी सोर्स क्लियर होना चाहिए। उस एंजल इन्वेस्टर के पास पैसे आए कहाँ से? तो सेक्शन 68 यहाँ तक चला गया है। पहले यहीं तक था ना, उसने लगाए, हाँ जी लगाए हैं। अब यह है कि उसने कहाँ से लेके लगाए हैं, एक लेवल और डीप हो चुका है सेक्शन 68। और कहीं गलती से सोर्स का सोर्स ना बता पाए, ना बता पाए, तो 60% टैक्स, फिर इंटरेस्ट, फिर पेनल्टी। यानी कि 100 रुपए का के बदले 120 रुपये देने पड़ जाते हैं आपको, पेनल्टियां पेनल्टियां सारियां मिला के। तो वो ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना, मतलब कि जो एंजल इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके लिए बेनिफिट दे दिया इस बजट के अंदर। चलिए, अब हाई वैल्यू परचेज होती है ना, मान लो आपने, कुड़ी कहती पहला मेनू जगुआर ले दो, तो कार खरीद लिया आपने 10 लाख से ऊपर की, अब उसके ऊपर ना 1% टीसीएस कट रहा है। कोई डायमंड का हार आपने खरीदा 10 लाख से ऊपर का, उसके ऊपर टीसीएस कट रहा है। कुछ ऐसी चीजें महंगी महंगी आप खरीदोगे ना, तो अब सेलर को 1% टीसीएस काटना पड़ेगा। इससे सारी की सारी जानकारी भारत सरकार के पास पहुंच जाएगी। तो हाई वैल्यू के ऊपर टीसीएस का मतलब ये है कि अब उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एआईआर की रिपोर्ट बनेगी, उनको चिट्ठी आएगी। अब सब जानता है, डिपार्टमेंट सब जानता है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर जो टीडीएस का जो रेट है ना, जैसे आपको कमीशन मिलती थी ब्रोकरेज की, प्रॉपर्टी या सेल परचेज की कमीशन मिलती थी, पहले 5% टीडीएस कटता था, अब मात्र 2% टीडीएस कटेगा। रेंट कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ पे करता था, तो उसको भी तो टीडीएस करना पड़ता था ना 5%, उसको भी 2% कर दिया गया है। इंश्योरेंस की कमीशन पे 2%, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 2%, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट पहले 5 था, अब 2%, ई कॉमर्स के ऊपर पहले 1% का टीडीएस कट जाता था, अब वो सिर्फ 0.1% का कटेगा। 90% राहत मिल गई है। अब देखो, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हो और आपका टीसीएस कट गया किसी भी वजह से, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा था, डायमंड खरीदा था, कहीं से भी टीसीएस कट गया। पहले आप अपने टीसीएस की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को दे नहीं सकते थे, वो भी टीडीएस काट लेता था। उधर से टीसीएस कटवा के आए हो, उधर से एम्प्लॉयर टीडीएस भी काट लेता था। अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप टीसीएस जो भी कट रखी है ना आपके, उसकी जानकारी आप अपने एम्प्लॉयर को दे दो। यानी कि आपने एक बड़ी बड़ी गड्डी खरीदी, खरीदी ना, आप फॉरेन ट्रैवल करके आए, तो आपका टीसीएस कट गया। या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो तो हो जाता है ना काम। अच्छा, यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में, तो अब कोई कार खरीदी थी, उसका टीसीएस कटा था, एम्प्लॉयर को दे दो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ये अच्छी राहत की बात है, अमीर, बड़े अच्छे, जिनकी सैलरी ठीक ठाक है उनके लिए। जैसे क्या होता था, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो आपको 5% करना पड़ता था ना रिवर्स चार्ज के अंदर, या 20% कट जाता है आजकल आप ट्रैवल करते हो, तो उसकी भी जानकारी आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, तो वो टीडीएस कम काटेगा। और सुनो, आजकल ना जो ट्रस्ट बनती है, उसको सेक्शन 12AA और 11 और 10 की बड़ी सारी कंप्लायंस करनी पड़ती है, कई बार रह जाती है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग मिलके कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कंप्लायंस करने की जानकारी रहती नहीं है, उसके बाद उनको बेनिफिट नहीं मिलता, वो बड़ा टैक्स आ जाता है, फिर वो ट्रस्ट भंग हो जाती है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, अगर कोई प्रोसीजरल डिले हुई है ना, प्रोसीजरल डिले हुई है, टाइम पर नहीं बता पाए, आपने कोई ट्रस्ट बना दी थी, कोई बात नहीं, आप हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आ जाओ, हम उस डिले को कंडोन कर देंगे। यहां तक चला गया बजट। बजट ने कहा कि अगर आपने कोई टैक्स की चोरी की है, पहले तो 10-10 साल तक पकड़ लेते थे, अब 10 साल का समय कम करके 6 साल कर दिया है। अगर 50 लाख से कम के टैक्स की चोरी है तो 3 साल, और 50 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी की जानकारी ऑफिसर के पास है तो 6 साल तक ही कर सकता है। पहले ये 6 साल 10 साल थे, और 3 साल बीत गए हैं ना, और टैक्स की चोरी 50 लाख से ऊपर नहीं है, तो 3 साल के बाद मस्त होके सो जाओ, आपकी रीअसेसमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट जो है थोड़ी टैक्स पेयर फ्रेंडली होती चली जा रही है। लेकिन इन्होंने ये कर दिया, अब हम कोई इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं करेंगे। पहले सेक्शन 148A के अंदर इंक्वायरी होती थी, उसके बाद 148 का इशू होता था। कहते कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे अब हम, हमारे पास इंफॉर्मेशन है 50 लाख से कम की है, तो चल भाई आजा नोटिस। अगर जानकारी है और 50 लाख से ज्यादा टैक्स की चोरी की है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, चल नोटिस। तो ये नया रूल डाल दिया है बजट के अंदर। देखो ऐसा है,
कि पहले टीसीएस के ऊपर 1% ब्याज लगता था, टीडीएस पे 1.5% लगता था, अब दोनों पे 1.5% ब्याज लगेगा। ये बड़ा मस्त कर दिया इन्होंने, नो प्रोसिक्यूशन। अगर आपने किसी टीडीएस को जमा कराने में देरी कर दी, पहले तो ना एक दिन भी अगर आप टीडीएस जमा कराने में देरी कर दोगे ना, तो ऑफिसर ना बहुत डराता था, बहुत डराता था। कहता भाई साहब ये देखो सेक्शन, इसमें लिखा हुआ है टीडीएस में थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना आपको उठा के जेल में डाल देंगे। और वो ऑफिसर को इतनी पावर दे रखी थी, ऑफिसर इतना डराता था, और डायरेक्टर जो है डर डरा के उसकी सारी बातों को मान लेते थे। एक बार तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। बोले ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। एक बिल्डर हमारा क्लाइंट, अब बिल्डर ने क्या कर रखा था, बिल्डर ने ना जब नया नया बिल्डर का काम शुरू किया तो उसने बोला 1% एश्योर्ड रिटर्न, आप जितना पैसा मेरे को देंगे, मान लीजिए 40 लाख रुपए दे दिया, तो आपको 40 हजार रुपये महीने की इनकम शुरू हो गई। लो जी, आज बुकिंग कराई है, अभी खाली प्लाट है, बिल्डिंग बनी नहीं, कब कंस्ट्रक्शन होगी, कब होगा, आपका तो रेंट आज पे चढ़ा दिया मैंने। लोग कहते वाह 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 वाह, ये तो बढ़िया है। लो पकड़ो, 40 लाख का चेक काटा और 40 हजार रुपये हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए। वो क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, इस पे टीडीएस कटेगा। अब थोड़े टाइम के बाद बिल्डर को समझ में आया कि यार ये तो मैंने पंगा ले लिया, उसका इंटरेस्ट देना बंद हो गया, इंटरेस्ट देना बंद हो गया। उधर से लोग कह रहे कमाल हो गया, आपने बोला था 1% एश्योर्ड रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। उन्होंने केस वेस भी कर दिए बिल्डर्स के ऊपर। अब बिल्डर को अपनी किताबों में प्रोविजन तो डालना पड़ता है, क्योंकि लिख कर दे रखा है, एग्रीमेंट है। अब वो 40 हजार रुपये इंटरेस्ट दे ही नहीं पा रहा, उसकी हालत ही खराब हुई पड़ी ब्याज ना दे के। अब लेकिन किताबों में 40 हजार का इंटरेस्ट डाला, उसके ऊपर टीडीएस 10% टीडीएस, 4 हजार रुपये का। अब टीडीएस की एंट्री डल रही है, अब टीडीएस की एंट्री डल रही है तो जमा भी कराना पड़ेगा। उधर से क्या हो रहा है, टीडीएस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बिल्डर ना एकदम सॉफ्ट टारगेट है, मुर्गी है, एक तो वैसे ही फंसे पड़े हैं, ऊपर से उनके वहां पे करो सर्वे, करो सर्च। तो आ गए, और मेरे क्लाइंट ने मुझे फोन किया, कहते जगमोहन आजा, टीडीएस की रेड हो गई है, सर्वे हो गया है। मैंने कहा अच्छा, रेड ही हुई थी। तो मैं चला गया, तो वो बिल्डर उसको बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, ये ना हम तो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे, अगर इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहे तो टीडीएस काहेगा, टीडीएस काहेगा तो कब जमा कराएंगे, तो हम तो जमा ही नहीं करा पा रहे। कहते ना, सेक्शन में लिखा है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप देंगे, नहीं दे पा रहे वो अलग बात है, किताबों में लायबिलिटी तो खड़ी करोगे, जब किताबों में लायबिलिटी खड़ी करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको उसके ऊपर टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। अब आपने तब से नहीं जमा कराया, आ जाओ। कहते नहीं सर, जो भी चलो पेनल्टी पेनल्टी जो लगती है तो मैं बना दो, आप डिमांड निकालो, फिर हम अपील में जाएंगे, जो करेंगे। कहता नहीं, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन है प्रोसिक्यूशन का, तैयारी वैयारी कर लो, चलो बैठो जेल में, पुलिस को फोन कर रहा हूँ, बैठो जेल में। मतलब एक दिन भी अगर आप डिले करते हो तो आपको 6 महीने से लेके 3 साल की जेल हो जाती है। अब वहां पर जो है बिल्डरों की हालत एकदम खराब थी, पैसे ही नहीं है, लुटे पुटे पड़े हैं। वो बिल्डर बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं तो ऑफिस में किसी तरीके से आ गया हूँ। अच्छा, इतने पैसे भी नहीं थे उस बिल्डर के पास में, उन्होंने चाय समोसे खाना पीना लंच वंच मंगवा लिया। अब वो खाना आ गया, उसके बिल की पेमेंट करनी है, अब मैं वहां पे सीए बैठा हुआ। अच्छा, वहां पर जो है मेरे को 10 हजार पर मंथ की रिटेनरशिप फीस मिलती थी। वो मिलती कहाँ थी? वो तो मिलती कहाँ थी? तो वो थी। अब सीए साहब वहां पर गए हुए हैं और वहां पर केस करवा रहे हैं, और वहां पे खाना आ गया, अब खाने की पेमेंट कौन करे? भाई साहब मैं गया नीचे पर्सनली, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट नीचे गया, एटीएम से पैसे निकाले 40 हजार रुपए, उन सबके खाने पीने का इंतजाम किया, पता नहीं क्या क्या मंगा लिया था, बर्गर ये वो, बिल ही इतना आ गया उनका। तो वो मतलब आप देख रहे हो, और उसको वो उठा के ले जाने की बातें कर रहे हैं, उठा के लेके जाने की बातें कर रहे हैं। तो मतलब कि इस वाले प्रोविजन का इतना खतरनाक इस्तेमाल करते थे कि भैया चलो जेल, भैया चलो जेल, भैया चलो जेल। लेकिन अब जो है ना, टीडीएस के अंदर से ये वाला क्लोज हटा लिया गया है, अब कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, अब नहीं होगी, बोल दिया 23 जुलाई इसके अंदर, उनकी पावर कम कर दिया। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ऑफिसर को टैक्स फ्रेंडली बना रहे हैं कि डराना धमकाना बंद करो, तमीज से चलो, पेनल्टी है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पहले 3 लाख रुपए तक 90% सैलरी दे सकते थे, और
3 लाख से ऊपर 60% सैलरी दे सकते थे, अब 3 लाख की लिमिट को 6 लाख रुपए कर दिया गया है। तो लेकिन साथ में बुरा काम कर दिया। क्या बुरा काम कर दिया? अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर जो सैलरी लेंगे ना, उसके ऊपर टीडीएस काटना है 10% का। ये लो, कर लो बात एक और से आपा। पहले अच्छी भली हम हर महीने कंपनी से, क्यों सुरभि, हर महीने सैलरी इंटरेस्ट ले रहे थे ना। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को जब सैलरी इंटरेस्ट मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। सुरभि मुस्कुरा रही है, बाकी सारी पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा होता था, लेकिन अब सेक्शन 194 टी में 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। लोग तो क्या करते थे, 31 मार्च को एक सिंगल एंट्री डालते हैं और बाकी जो पैसा निकालते हैं उसको ड्राइंग्स 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 करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर सैलरी है तो उसको अब बटा 12 करके आपको एक प्रोविजनल अमाउंट तो डालना ही पड़ेगा, चाहे आपने सैलरी दी चाहे आपने नहीं दी। 10% सैलरी के बराबर का टीडीएस तो जमा कराना पड़ेगा। सेक्शन 194 टी आ गया है, पढ़ लो जरा। माय गॉड, क्या चीजें लेकर आए हैं ना बजट के अंदर। अच्छा ऐसा है, जब हम जॉब वर्क करते हैं ना तो उसके ऊपर तो टीडीएस काटना ही होता है, लेकिन सेक्शन 194 सी में अमेंडमेंट कर दिया, अगर आप ऐसे वाला जॉब वर्क करवा रहे हो जिसमें वो मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है, वो परचेज ही लगती है, तो उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बड़े दुखी थे लोग, अभी सुखी कर दिया, जॉब वर्क प्लस मटेरियल पे टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन 144 का लोग बड़ा शानदार इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि जाओ ही मत डेट पे, नई डेट पे जाएंगे ना दफा करो। अपने आप वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा ऑफिसर। जब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा ना तो हम सीधा का सीधा कमिश्नर अपील के पास जा चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारी जानकारी अच्छी है और वहां पे हम रिलीफ करवा के आ जाएंगे। कई लोग ऐसी भी स्ट्रेटेजी करते थे 144 वाली, लेकिन वो स्ट्रेटेजी भी खत्म कर दी। उन्होंने बोला कि अगर आप 144 के अगेंस्ट में कमिश्नर अपील के पास जाते हो तो कमिश्नर अपील उसको सेटिस्फाइड करके थल्ले आपको भेज देगा, आईटीओ के पास ही भेज देगा। एक टेक्निकल है, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब है। एक पूरी की पूरी प्लानिंग ही खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा, सेक्शन 55 AA के अंदर क्या बोला कि देखो ऐसा है कि एक पॉइंट होता था कि लोग ना आईपीओ लाने से पहले प्री आईपीओ इशू कर देते थे, और वहां पर ना उसके रेट का बड़ा खेला होता था। खेला क्या होता था कि वो 31 मार्च 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ते थे। अब उन्होंने कहा ना, खत्म। ऐसा है, अगर आप आईपीओ से पहले प्री आईपीओ लेके आते हो और जिस रेट के ऊपर आपने परचेज किया है ना वही कॉस्ट कहलाएगी। थोड़ी टेक्निकल सी डिस्कशन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेला होता था। मुझे लगता है कि इस बार के बजट में ना कोई सुपर एक्सपर्ट इनकम टैक्स का, वो किसी आईएएस ऑफिसर के साथ में बैठ गया, वो सारी रात जाग जाग के ना जितनी भी टैक्स प्लानिंग थी उन्होंने खत्म करा दी है। खत्म करा दी है। और सीता निर्मला रमन जी के कान में बोल दिया है कि आप इतने सारे जो काम कर रहे हो साथ में टैक्स प्लानिंग भी उनकी खत्म करवा दो। तो करवा दी है, सारी की सारी चीजें खत्म उन्होंने। कहाँ कहाँ से पकड़ के लेकर आए हैं। लेकिन साथ में ना एक स्कीम आ गई है, क्या, विवाद से विश्वास। मान लो आपका झगड़ा चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ में कि ये टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो कहते कोई बात नहीं, विवाद मत करो, ट्राई कर लो। किसको ट्राई कर लो? आप ना विश्वास करो हमारे ऊपर, हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं ले रहे, हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप खुद ही आओ, एक रिटर्न फाइल करो और जितना टैक्स है जमा करा दो, स्यापा मगाओ। क्योंकि आजकल ना टैक्स से ज्यादा तो इंटरेस्ट और पेनल्टी बन रखी थी। टैक्स तो होता है मान लो 100 रुपए का, और 300% पेनल्टी, और इंटरेस्ट टैक्स से भी ज्यादा बना हुआ है। तो आप कह रहे हो कि अपील करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। भैया अगर डिपार्टमेंट की बात मान ली तो टैक्स तो जो है सो है, ये पेनल्टी इंटरेस्ट कौन भरेगा? ये तो दाढ़ी से लंबी मूछें हो गई हैं, दाढ़ी से लंबी मूछें हो गई हैं पेनल्टी और इंटरेस्ट के रूप में। तो कोई बात नहीं, आप ना विवाद से विश्वास पे चले जाओ और खत्म करो इसको। चलिए, चलिए टैक्स पे करो, आ गया। अब इंप्लॉयमेंट के लिए लास्ट है, लंबा हो गया मुझे मालूम है, इंप्लॉयमेंट के ऊपर सुन लो। 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं ना, वो कहते क्या है, पता नहीं क्या लेके आते इकोनॉमिक्स की, तो तुमने, अब क्या बोलूं, फैमिली पे जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की तो तुमने ऐसी की तैसी कर रखी है। चलो कोई बात नहीं, ये इस तरह से दे रहे हैं, पता नहीं क्या प्रोसीजर। हालांकि हालांकि टेक्निकली बेनिफिट लगेगा आपको, लेकिन झुंझुना ही है ये भी। चलो फिर भी बेनिफिट तो है ही है, ले लो बेनिफिट। मेरे नहीं तो पीएफ कंसल्टेंट बोलेंगे नहीं जिगोन यार ठीक है, वेलकम स्टेप है। उन्होंने तो अपनी बजट स्पीच में वेलकम स्टेप बोल दिया, तो मैं भी वेलकम स्टेप बोल देता हूँ। तो 1 मंथ, लेकिन अंदर से दिल दुल नहीं मान रहा मेरा। लेकिन
दोस्तों के लिए वेलकम स्टेप है। 1 मंथ सैलरी, 1 मंथ की सैलरी, आप नया एम्प्लॉय हायर करो, उसके 1 महीने के, नया एम्प्लॉय हायर करो, 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। सैलरी नहीं सरकार दे रही, उसमें जो पीएफ बनता है, उसमें जो पीएफ का कंपोनेंट बनता है वो सरकार देगी। अब इस चक्कर में आप ध्यान रखना जरा, कहीं मतलब सैलरी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के हिसाब से ही जीपीएनपी दे के अपने बिजनेस के अंदर तरीके से चलना, मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड। कहीं लालच में आके मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। अच्छा हाँ, ये अच्छा काम है, ये सही है। इंटर्नशिप 5,000 रुपये, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अगर किसी को इंटर्नशिप देती हैं, 5,000 रुपये की देगी, तो ये नहीं कि सरकार 5,000 रुपये देगी, पैसे तो उसी कॉर्पोरेट को देने पड़ेगा। मान लो टीसीएस के अंदर कोई कंसल्टेंसी इंटर्नशिप कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो टीसीएस उसको 5,000 रुपये देगी ट्रेनिंग करने के। लेकिन टीसीएस कह रही थी कि भैया, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्चुअली ट्रेनिंग है, हमारे किसी काम नहीं आते, उल्टा नुकसान ही करके जाते हैं, हमें ट्रेनिंग देती होती है। एक तरीके से तो ये मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नारायण मूर्ति जी कहती हैं कि मैं फिर भी देता हूँ, मैं देता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कौन देगा? तो फिर सरकार ने कहा कि आप ट्रेनिंग देते रहो, हम उसको ना आपके सीएसआर का खर्चा मान लेंगे। तो असली में है भी सीएसआर ही। तो चलो अच्छी बात है, इसी बहाने बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी, बड़ा वेलकम स्टेप है। हम तो वैसे ही देते हैं, हम तो वैसे ही देते हैं। यस। तो अब देखो, अगर अभी तक आप कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798 के ऊपर। ये था टोटल आपका बजट। जेएससी ऑनलाइन एक कैश फ्लो हेल्पलाइन है, और उसके अंदर आप चाहें तो अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो लोग मेरे साथ में लाइव हैं, मुझे बता दो कैसा लगा आज का बजट सेशन। थोड़ा लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया, लेकिन आप बने रहे, बने रहे तो आपको फायदा हुआ, आपको क्लैरिटी मिल गई। जो सारे प्रोविजन मैंने कवर करने की कोशिश की, मैंने कहा मुझे पता है कि इसकी वीडियो को तो आप 2-3 बार में मिला के देख ही लोगे, लेकिन ठंड पड़ जाएगी ना कि मतलब का बजट आपको पता लग गया है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, और चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, कहाँ पर, यूट्यूब के अंदर, आप वहां पर भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आपका बहुत 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 धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी 1 घंटा एक्सीड कर गया है। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 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 सैटरडे को एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। संजय नरवाल जी, सुशील जी, सुरेंद्र नामदेव जी, के महेश्वरी जी, एंड एवरीबडी, अनिल मित्रा जी। कल मैं आ नहीं पाया, गागर में सागर, इसी चक्कर में नहीं आ पाया। ओके जी, थैंक यू, बाय।